इमरान खान के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। उस सरकार का समर्थन करते हुए फौज है जिसका अतीत में एक काला इतिहास है। इन दोनों के बीच में टकराव के चलते पाकिस्तान में अराजकता के हालात बन रहे हैं। दूसरी तरफ महंगाई है। महंगाई के चलते आम पाकिस्तानी का जीवन मुहाल हो गया है। वहां पर अनाज के लिए मारपीट होती है, मारामारी रहती है। कुल मिलाकर इन सब के बीच में आखिर इस मुल्क का होगा क्या? ताजा मसला यह है कि इमरान खान जैसे ही घंटे बदलते हैं वैसे उनके खिलाफ दर्ज केसों की संख्या बदल जाती है। 150 से ज्यादा मुकदमे इस समय इमरान खान के खिलाफ लादे हुए हैं। पुलिस बार बार उन्हें अरेस्ट करने की कोशिश करती है। इमरान खान चहलकदमी करते हुए अदालत जाते हैं। अदालत से उनको तुरंत जमानत मिलती है। जमानत पर वो बाहर आते हैं। बाहर आकर बयान देते हैं। बयान देने के बाद में फिर कुछ और मामले उनके खिलाफ दर्ज हो जाते हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान में ऐसे ही चल रहा है। इस बीच में खबरें इस बात को लेकर भी आई कि इमरान खान के साथ में डील करने की कोशिश हो रही है कि इमरान खान देश को इसी हालत में छोड़कर कहीं बाहर निकल जाए, कोई कार्रवाई नहीं होगी। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर सैन्य अदालत के द्वारा अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इमरान खान पर अब ताजा आरोप यह है कि उन्होंने अपने घर जो लाहौर में स्थित है 40 से ज्यादा आतंकियों को पनाह दे रखी है। उन आतंकियों को पनाह दे रखी है जिन्हें प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने जेल से छुड़वाया था। और उन आतंकियों के द्वारा ही पिछले दिनों सैन्य मुख्यालय पर, ISI के मुख्यालय पर हमले किए गए थे। इन सब के बीच में क्या कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी। हम पाकिस्तान से भी कुछ मेहमानों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर वहां पर इन हालातों के बीच में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। फिर भी हमारी टीम कोशिश में जैसे ही जुड़ेंगे तो उनसे भी आपको रूबरू करवाएंगे। पर वर्तमान में हम डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने से ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। और ब्रह्मदीप जी, आपसे समझना चाहते हैं किस कगार पर दिख रहा है पाकिस्तान? और इमरान खान खुद ही ये कह रहे हैं कि जैसा चल रहा है पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जो पाकिस्तान सपना देखता था हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देने का, उस पाकिस्तान का सबसे बड़ा आज का नेता ये दावा कर रहा है कि इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे अगर ऐसे ही चला। आपकी प्रतिक्रिया? हिमांशु जी, सबसे पहले तो धन्यवाद कि देश के बेहतरीन और जाने माने वैचारिक कार्यक्रम में मुझे पुनः शामिल किया। देखिए हिमांशु जी, पाकिस्तान की सेना और सत्ता के मामले में एक फिल्म का डायलॉग मुझे याद आता है। किसी बॉलीवुड की मूवी में एक डायलॉग था कि वैसे तो दुश्मनी से मेरा कोई वास्ता नहीं, लेकिन यदि मुझसे दुश्मनी की तो फिर कोई रास्ता भी नहीं जी। दरअसल जो पाकिस्तान की सेना है, पाकिस्तान की सेना उस देश की सत्ता को, उस देश की सियासत को, उस देश की व्यवस्था को, उस देश के न्यायालय को बिल्कुल संभाल कर रखना चाहती है, नियंत्रण में रखना चाहती है। और पहली बार पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की सेना ने जिस सांप को पाला था, इमरान खान को, और यह जानते हुए भी कि इमरान खान की सरकार के खैबर पख्तूनख्वा में होते हुए ही पेशावर में जो तहरीक-ए-तालिबान के आतंकियों ने हमला किया था जी। ये तहरीक-ए-तालिबान के जो आतंकी हैं, ये इमरान खान से और इनके इतने घनिष्ठ संबंध रहे कि जब तालिबान ने एक समिति बनाई थी, उस समिति में इमरान खान को शामिल किया था जो सरकार से चर्चा करने वाली थी। उसके बाद इमरान खान का नाम तालिबान खान रख दिया गया। यह सब जानते हुए भी पाकिस्तान की सेना ने 2018 में इमरान खान को प्रोटेक्ट किया और वहां के जो बूथ है, उन बूथ में सेना को तैनात कर दिया गया। पीपुल्स पार्टी की या नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नवाज है, उनके नेताओं को उठा लिया गया और इमरान खान को प्रधानमंत्री अंततः देश का बना दिया। अब इमरान खान ने इस देश की सेना को जब अच्छे तरीके से समझ लिया, तो उसके बाद जब उनको उसी सेना ने यूक्रेन के दौरे, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ और वो जब यूक्रेन में चले गए और उन्होंने रूस में चले गए और यूक्रेन के खिलाफ जब रूस का समर्थन किया, तो वो अमेरिका नाराज हुआ, जो पाकिस्तान की सेना का सबसे बड़ा मददगार है। किसी भी हाल में हो पाकिस्तान, लेकिन वहां की सेना को हथियार देता है। जाहिर सी बात है, सेना नाराज हो गई और इमरान खान को निकाल फेंका। अब इमरान खान ने सेना को चुनौती दी है। पाकिस्तान वही दिन देख रहा है जो वो कश्मीर में करता रहा है, जब सैनिकों पर वहां की जनता हमले करती है। तो दरअसल ये जो देश जहां पर खड़ा है, बहुत दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। इस देश की सेना मुख्यालयों पर जो हमले हो रहे हैं, वो इस देश की हकीकत इसलिए भी है
क्योंकि अंततः सेना ने इस देश की सत्ता को नियंत्रण पर रखा है। हकीकत इसलिए भी है क्योंकि इस देश की जो सेना है वो व्यवस्था को, न्यायपालिका को अपने अनुसार चला देना चाहती है, और ये वही सेना है जो जब भी कोई नेता पॉपुलर होता है पाकिस्तान में तो उसके खिलाफ विपक्षियों को लामबंद करके लॉन्ग मार्च करवाती है और अंततः उस देश की स्थापित सरकार को अवैधानिक ठहराने का प्रयास करती है, उसको अस्थिर कर देती है। यही कारण है कि पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री अपने लंबे समय तक कार्यकाल कभी पूरा नहीं कर पाता। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने ने सारी मुश्किलों के लिए वस्तुतः सेना को ही जिम्मेदार ठहराया है। पर मैं माफी चाहूंगा अलूने जी, बीच में ही इस बातचीत को रोकने के लिए, क्योंकि मेरे साथ में राना अली जो है वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान से, वो जुड़ गए हैं। वहां पे तकनीकी तौर पर दिक्कतें चल रही हैं, तो हम चाहेंगे कि उनके द्वारा पाकिस्तान के वर्तमान हालातों की जानकारी दी जाए। राणा साहब, जानना चाहेंगे चल क्या रहा है, दुनिया के बीच में क्या दिखाना चाह रहा है पाकिस्तान? रोज घड़ी की सुइयां जिस तरीके से अपना कांटे के माध्यम से स्थान बदलती हैं, वैसे ही पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ केसों की संख्या बदल जाती है। इमरान खान अदालत जाते हैं, जमानत ऐसे लेकर आते हैं जैसे कोई जना डाकघर से जाके चिट्ठियां लेकर आता है, फिर केस हो जाता है। थोड़ा बताइए चल क्या रहा है, क्या साबित करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के सेना, पाकिस्तान के नेता या पाकिस्तान की अवाम? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने जो जिक्र किया, मैं जब ज्वाइन किया तो इंट्रो में सुन रहा था, जिसमें ये कहा गया आपकी तरफ से, जो डेफिनेटली आपके पास भी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है आप उसी की बेस पे करेंगे कि जो ज़मान पाक में 30-40 के करीब टेररिस्ट हैं वो छुपे हुए हैं। देखिए, ये एक मैं बड़े वसूख के साथ आपको कह रहा हूँ कि मैं उन लोगों में शामिल हूँ कि जो पिछले 2 दिन से, जब ये हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं आमिर मीर साहब, उनकी तरफ से जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उसके बाद मैं उन सहाफ़ियों में शामिल हूँ कि जिन्होंने बजाते खुद ज़मान पार्क में जाके तो हालात को अपनी आंखों से देखा कि वहां पे जो कुछ कहा गया उसके सब कुछ बिल्कुल बरक्स है। यहाँ तक कि उनके घर के बाहर जो खेमे लगे हुए हैं वो भी खाली पड़े हैं। बहुत सी रिपोर्ट्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। ये टोटली एक पॉलिटिकल स्टंट है, और इमरान खान को, जिसे हम कहते हैं, हालांकि मैं उसके हक में भी नहीं हूँ, ना मैं कभी आप ये कहने के खुल्लम खुल्ला उसकी हमायत करता हूँ, लेकिन इस एक पॉइंट पे आके जो सच है, जो हकायक है, मैं वही आपके साथ शेयर करता हूँ। और वो यही है कि ये इस तरह की कोई भी बात किसी भी किस्म की कि वहां पे कोई लोग उन्होंने बिठाए हुए हैं, वहां पे अंदर उन्होंने किसी को पनाह दी हुई है, बल्कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अब से 15 मिनट पहले जो डिप्टी कमिश्नर है लाहौर का, उनकी सरबराही में 3 लोग जो हैं, वो एक कमेटी 3 लोगों की, वो इमरान खान के घर गई है, वो उनसे मिले हैं लोग जिन्होंने उनको ब्रीफ किया है कि अकॉर्डिंग टू कोर्ट ऑर्डर्स हमें सर्च, जब वारंट हम लेके आएंगे तो हमें आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। अब एक बंदा जिसने अपने घर के अंदर, जरा पॉइंट ये नोट करने वाला है कि अगर मैं हूं, मैंने अपने घर में अगर 40 ऐसे लोगों को पनाह दे रखी है जो मतलूब हैं, तो मैं ही मीडिया और मैं ही गवर्नमेंट को और मैं ही अदारों को ये कैसे कहूंगा कि आप किसी भी वक्त मेरे घर आए और आगे तलाशी ले लें? ये मतलब कि हमें समझ नहीं आ रही है। ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत किसी भी तरह से इमरान खान को, आप ये कह लें, जो करंट गवर्नमेंट है वो दबाना चाहती है, वो उनको जलील करना चाहती है। अब देखिए, ये एक लीगल प्रोसीडिंग है कि किसी भी बंदे पर एफआईआर हो जाए, वो चाहे फेक है या ओरिजिनल है, उसको कोर्ट तो जाना पड़ेगा। अगर वो उसके खिलाफ इलीगल है या फेक एफआईआर है उसके अगेंस्ट, फिर भी उसको अदालत का चक्कर लगाना पड़ेगा। तो जो आप ये बात कर रहे हैं ना कि वो जाते हैं और चिट्ठियों की तरह जमानतें लेके वापस आ जाते हैं, यही सबसे बड़ा सबूत है कि जो उन पर मुकदमात हो रहे हैं वो सारे के सारे फेक और गलत। और मेरा राणा साहब यही तो सवाल है, ये कैसी सरकार है जो अपने ही देश के हीरो के साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए तत्पर हो रही है, और इससे हासिल क्या कर रही है? क्या इससे जनता के बीच में संदेश जा रहा है कि इमरान खान एक डिफॉल्टर है? क्या वाकई देश के अंदर यह माहौल बन रहा है कि इमरान खान एक टेररिस्ट का मददगार है? क्या इससे देश में यह माहौल बन पा रहा है कि इमरान खान ही देश की मुश्किलों का सबसे बड़ा कारण है, या ये सरकार ऐसा क्यों कर रही है? देखिए, सरकार इसकी 2 वजूहात है जी। अब सरकार सबसे पहले तो इस वजह से कर रही है कि जो इमरान खान का मुतालबा है कि वो मुल्क के अंदर फौरी तौर पर इलेक्शन होने चाहिए, जो करंट गवर्नमेंट है वो इस मुतालबे को मानने को तैयार नहीं है। इसी वजह से ये दोनों पार्टीज, यानी कि इस वक्त पाकिस्तान में 2 बड़ी पार्टीज हैं जो आमने सामने है। एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जो इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट में है और उन्हीं के ही निगरान गवर्नमेंट है जो पंजाब में है, और एक पाकिस्तान पे इस वक्त नून लीग की गवर्नमेंट है, वहां पे उनके
जो 72 MNA थे उन्होंने असेंबलियों से इस्तीफे दे रखे थे, जी और उन इस्तीफों को जो स्पीकर हैं इस वक्त राजा परवेज अशरफ, उन्होंने मंजूर किया था। जी आज लाहौर हाईकोर्ट ने ये हदायत की हैं, उन्होंने जो नोटिफिकेशन दिया था उनको सस्पेंड करने का, उनको खत्म करने का, पीटी इमरान खान की पार्टी के MNAs 72 MNAs को आज लाहौर हाईकोर्ट ने वो नोटिफिकेशन भी खत्म कर दिया है। और जी उन्होंने ये कहा है कि ये सारे के सारे MNAs वापस असेंबली जाएंगे और जाकर जो स्पीकर असेंबली है उसके सामने पेश होंगे। जी क्योंकि स्पीकर असेंबली ने जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीडिंग है इस्तीफों को मंजूर करने की, रेजिग्नेशन मंजूर करने की, वो उन्होंने काम नहीं किया हुआ था, जिसकी वजह से आज वो फर्दन उनको बुलाना होता है। जो मेंबर, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आज रेजिग्नेशन देता हूं तो स्पीकर का ये इस्तेहकाक है कि कानूनी तौर पर वो पहले मुझे जाती तौर पर बुलाएगा, ये कंफर्म करेगा कि ये जो इस्तीफा मैंने दिया है मैं इस पे कायम हूं। अगर मैं डबल वेरिफिकेशन के बाद उस पर कायम रहता हूं तो फिर मेरा रेजिग्नेशन कबूल होगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जी जबकि इन्होंने पॉलिटिकल उसमें जाके आप ये कह लें कि मुखालफत में जाके तो इनको बुलाए बगैर ही उसको एक्सेप्ट कर लिया था। आज वो वापस हो गया, जिसका रिजल्ट ये होगा कि जो 72 MNA है वो वापस अब असेंबली में जा रहे हैं। जी अब अगर जब वो वापस जाएंगे तो वो अपोजिशन वो खुद बनाएंगे। तो ये एक गवर्नमेंट को ये भी डर है कि एक तो इलेक्शन करवा दिया तो वो जीत नहीं सकते, ये कंफर्म बात है। जी दूसरा डर ये है कि 72 MNA अगर असेंबली में आ गए तो वो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन करेंगे, हमारा को बिल पास नहीं होने देंगे, हमें फायदा नहीं होगा। दूसरा डर ये है। तो अब इसी चीजों को सामने रखते हुए वो धमकियां भी दिलवा रहे हैं उन MNAs को, वो इमरान खान को भी इसी तरह जलील कर रहे हैं, दबाना चाह रहे हैं। मेन मकसद ये है कि इमरान खान को किसी तरह से दबाया जाए ताकि इलेक्शन भी ना हो और इसके जो MNA हैं वो असेंबली में भी वापस ना आ सके। एक बात और समझना चाहता हूं आपसे, फिर मैं ब्रह्मदीप जी के पास चलूंगा। जब भी ऐसे हालात बनते हैं पाकिस्तान के नेता देश छोड़कर निकल लेते हैं, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे बेनजीर भुट्टो एक दौर में रही हो, चाहे इवन परवेज मुशर्रफ हो। इमरान खान को लेकर भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि माहौल ये बनाया जा रहा है कि हालात से परेशान होकर, थक कर पलायन कर जाए। कितनी संभावना है इसकी? डॉक्टर साहब, इसका मैं आपको दो बातें बताता हूं कि जब नवाज शरीफ जेल में था ना जी उस वक्त इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था जी और इनकी तरफ से नवाज शरीफ की पार्टी पर जो 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 हालात आज इमरान खान पर हैं, यही हालात उस गवर्नमेंट उन लोगों के साथ थे जो आज गवर्नमेंट में बैठे हैं और इमरान खान उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था। मतलब जी। आप ये कहें कि ये दोनों पार्टीज एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी हैं। जी अब जिन हालात में नवाज शरीफ बाहर निकला, आज वही हालात इमरान खान के लिए भी पैदा किए जा रहे हैं। जी देखिए, गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा था कि हम नवाज शरीफ को बाहर भेजते हैं। नवाज शरीफ ने बजाते खुद भागा, उसने खुद ये फैसला किया जी कि मैंने इलाज करवाना है, या जो भी उसने मेडिकल ग्राउंड बनाई और ग्राउंड बनाने के बाद वो बाहर चला गया। इशू ये है कि वो ये चाह रहे हैं कि जिस तरह नवाज शरीफ भागा, गवर्नमेंट ये चाह रही है कि हम इमरान खान को इतना ज्यादा दबा दें, उसको इतना डरा दें, इतना उसको आप ये कह लें कि जलील कर दें कि इसके अपने जो दाएं बाएं पार्टी के लोग बैठे हैं वही इसको मशवरा दें कि भाई आपकी जान को भी खतरा है। उस पर फायरिंग भी करवा दी, उसको गोलियां भी लगवा दी, उसको मुकदमात में गिरफ्तार भी करवा दिया और स्टिल मुकदमात आज तक चल रहे हैं। तो ये हालात सिर्फ पैदा इस वजह से किए जा रहे हैं कि दो चीजें, या तो ये अपने मौकफ से पीछे हट जाए या जी। ये मुल्क छोड़ के भाग जाए। देखिए, मैं हूं ना, कोई भी शख्स है, एक थोड़ी देर के लिए ये सोच लेते हैं कि जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो फिर दो ही सूरतें होती हैं, जी या तो उस जुल्म को एक्सेप्ट करके अपने मौकफ से पीछे हट जाए या वो देश छोड़ दें। जी तो जो लोग पहले गए थे वो तो इन मुसीबतों को शायद बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इस वजह से वो भाग गए। लेकिन इमरान खान अगर आज तक उस पर जो आज से पहले हो चुका है, जी। अगर इसके बावजूद वो पाकिस्तान में बैठा है तो फिर वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता। ये तो पत्थर पे लकीर है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। तो कुल मिलाकर राणा साहब का मानना है इमरान खान तो लड़ेगा। तो मैं ब्रह्मदीप जी आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि क्या सेना का इतिहास बदलने वाला है? अब तक देखा गया है कि सेना जिसके साथ जीत उसके साथ। पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है पाकिस्तान में कि सेना जिसके साथ, जनता नहीं उसके साथ। जनता सीधे सड़क पर उतर रही है और इमरान खान के साथ दिख रही है, और इमरान खान के साथ जुडिशरी भी है, राष्ट्रपति भी है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र को लेकर संकट रहा, यह लड़ाई
अगर ठीक तरीके से नतीजे पर पहुंची तो पाकिस्तान में एक स्थायी लोकतंत्र की स्थापना का रास्ता साफ होगा। देखिए हिमांशु जी, व्यवस्था में लोकतंत्र होता है, जी लेकिन व्यवस्था में लोकतंत्र तब सफल होता है जब वो वहां के लोगों के चरित्र में भी लोकतंत्र हो। जी दुर्भाग्य यह है कि जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जन्म हुआ, तो वहां के संस्थापक ने उस देश के प्रधानमंत्री बनने के बजाय उस देश का गवर्नर बनना चुना। जी मैं जिन्ना की बात कर रहा हूं। और जी वहीं पर आप महात्मा गांधी को देख लीजिए, जो बिना किसी पद के सेवा इस देश की कर रहे थे। जी तो जो गवर्नर वाला जो पद होता है, वो हमें ब्रिटिश साम्राज्य से एक तानाशाही प्रवृत्ति का परिचायक था। वो जी गवर्नर का जो पद था, वो इस बात का एहसास करवाता था कि साम्राज्यवादी ताकतों को यह जो पद है वो प्रोटेक्ट करता है। और उसी का नतीजा ये हुआ कि आज जिन्ना की मौत के बाद 1953 से लेकर 56 तक जी तकरीबन पाकिस्तान के जब जो प्रधानमंत्री बदलने का जो दौर शुरू हुआ, तो तकरीबन 5-6 प्रधानमंत्री बदल गए। और एक बार नेहरू ने टिप्पणी भी की थी कि जितने में कपड़े नहीं बदलता उतने तो पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बदल रहे हैं। जी लेकिन सेना जिस प्रकार से इस देश में हावी होती रही, वो चाहे आप अयूब खान को ले ले, चाहे लियाकत खान को ले ले, चाहे जियाउल हक को ले ले, परवेज मुशर्रफ को ले ले, तो सेना इस देश में इस प्रकार से हावी होती रही कि उसने कभी लोकतांत्रिक ताकतों को मजबूत होने ही नहीं दिया। लेकिन देखिए, आप जिनके जब किसी के घर में आग लगाते हैं तो एक दिन आपके भी हाथ जल जाते हैं। जी सेना के इस समय हाथ जरूर जल गए हैं या जल रहे हैं, जब उस देश की जो जनता है, उस देश की जो आवाम है, वो सड़कों पर उतर आई है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात फिर याद दिलाना चाहूंगा हिमांशु जी, जिससे मैंने बात शुरू कही, जी कि जो सेना है, सेना को सत्ता को स्पष्ट संदेश है कि मेरा दुश्मनी से कोई वास्ता नहीं, लेकिन मुझसे कोई दुश्मनी लेगा तो उसका बचने का कोई रास्ता नहीं। दुश्मनी बेनजीर भुट्टो ने ली थी, अंततः वो मारी गई, जबकि उसके बावजूद कि वो कह रही थी कि मेरी हत्या हो सकती थी। जिसने भी दुश्मनी ली उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा या पाकिस्तान से भागना पड़ा। वहां की जो सेना है, सेना में का जो आर्थिक संसाधन है, उन पर उसका कब्जा है। यह सच है कि चूंकि लोकतांत्रिक राष्ट्र नहीं बन सका, तो जो एक सामंतवादी ताकतें हैं, वो ताकतें पाकिस्तान में बहुत बुरी तरीके से हावी है। आज भी वहां ब्रह्मा पर जी, मैं बीच में रोकना चाहूंगा इस आकलन के संदर्भ में। आप तो लगातार इस पर निगाह रखते आ रहे हैं, क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि एक लंबे अरसे के बाद, कई लोग तो ये भी दावा करते हैं कि जिन्ना के बाद इमरान खान एक ऐसे नेता के तौर पर उभरे हैं जिसको पूरे देश से समर्थन मिल रहा है? क्या ये एक निर्णायक मौका नहीं है कि इमरान खान इस लड़ाई के माध्यम से देश को लोकतंत्र की राह पर ले जाए? इसकी कितनी संभावना आप देख रहे हैं? देखिए हिमांशु जी, इमरान खान जो है, उनको अपार समर्थन जरूर मिल रहा है उनके देश में। और ऐसा देखने में भी आ रहा है कि लोग पीपुल्स पार्टी से भी परेशान है जी और मुस्लिम लीग नून पर भी उनका भरोसा नहीं है। लेकिन जो इमरान खान का जो रास्ता है, जी वो रास्ता जब देश आर्थिक झंझावात में उलझा हुआ हो, जी जब देश में आर्थिक व्यवस्था नष्ट भ्रष्ट हो रही हो, महंगाई से लोग परेशान हो, उस समय आप लॉन्ग मार्च निकालने की बात करते हैं। लोग आप पे भरोसा जरूर कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र का सही चेहरा जो है वो इमरान खान नहीं हो सकते। बेशक यह देश अभी जहां पर खड़ा है, वहां पर ऐसा लगता है दुनिया को कि अब जो सेना है वो खामोश हो जाएगी या सेना को दबाया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान जो है वो अल्पकालीन तरीके से तो वो बेहतरीन हीरो दिख सकते हैं, लेकिन दीर्घकालीन तरीके से वो देश का नेतृत्व करे, ऐसी न तो उन्होंने आत्मविश्वास दिखाया है, न ही ऐसी उनकी जो मंशा है वह स्वच्छ नजर आती है, न ही देश में जो छवि है उनकी वो बेहतरीन छवि है। बेहतरीन छवि अलूने जी खारिज कर रहे हैं इमरान खान की नेतृत्व की क्षमताओं को। मैं राणा साहब वापस आपके पास आना चाहता हूं। इमरान खान ने क्या प्रधानमंत्री के तौर पर ऐसा काम किया था जिसके आधार पर हम माने कि जिन चुनौतियों से घिरा हुआ है पाकिस्तान, खासतौर पर आर्थिक मोर्चे पर, उससे निकाल लेगा? क्या यह भरोसा आप महसूस कर पा रहे हैं कि सेना को महज सेना के तौर पर ही रह जाने में इमरान खान सफल हो सकते हैं, या कुल मिलाकर यह सत्ता संघर्ष आपके देश को और बर्बाद ही करेगा? डॉक्टर साहब, आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा सवाल किया है। जी
इसका जवाब ये है, अगर आप तो मेरी ऑब्जर्वेशन चाहते हैं कि जी। मैं क्या सोचता हूँ बीइंग अ पाकिस्तानी, या एक आप ये समझे कि एक आम शहरी होने के नाते, जी। तो मेरा ये चीज है कि हमारे यहाँ एक चीज बड़ी टारगेट करती है हमारी पाकिस्तानी कौम को, वो है महंगाई। जी। आपको याद होगा कि जब इमरान खान को के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लाई जा रही थी असेंबली में, और इमरान खान को जब प्राइम मिनिस्टर के कुर्सी से हटाया जा रहा था, तो उस वक्त हमारे मुल्क में एक डिबेट थी, और वो थी महंगाई। जी। कि जी इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में महंगाई जो है ना वो बहुत ज्यादा कर दी है। जी। उसको लोग रिलेट करते थे पेट्रोल प्राइसेस के साथ, कि 150 रुपए 150 रुपए लीटर पेट्रोल था जब इमरान खान कुर्सी से उतरे थे। उस वक्त लोग उसको रिलेट कर रहे थे नवाज शरीफ की प्रीवियस गवर्नमेंट के साथ, जब नवाज शरीफ ने मतलब 2018 का जब इलेक्शन हुआ, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बना, तो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट चली गई थी। जी। उस वक्त पेट्रोल की जो प्राइस थी वो तकरीबन आप ये कह लें कि 108 रुपए या 100 रुपए लीटर पर थी। जी। तो लोग कंपैरिजन कर रहे थे कि नवाज शरीफ जब गया, इमरान खान वजीर आजम बना, तो इसने महंगाई ज्यादा कर दी। जी। आज जिस सिचुएशन में पाकिस्तान है, आप इसका अंदाजा यहां से लगा लें कि इमरान खान को कुर्सी से उतारने के बाद जो नई गवर्नमेंट बैठी, उनकी हुकूमत में आज पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 270 रुपए लीटर हो चुकी है। लोग इसको इस सिनेरियो में रिलेट कर रहे हैं कि जो बंदा पहले था वो ठीक था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो इमरान खान को कुर्सी में उतारने के वक्त उनकी सोच थी। तो ये चीज हमारे यहाँ बड़ी लोगों को ये दिखाती है। आज लोगों के अंदर ये उम्मीद है कि शायद इमरान खान अगर प्राइम मिनिस्टर बनता है तो जो हमारे मसाइल हैं, जो इस वक्त इकोनॉमी की सूरत हाल है, ये बेहतर हो जाएगी। ये वो वापस अपनी उस जगह पे ले जाएगा जिस जगह पर उसको गवर्नमेंट से हटाया गया था। हालांकि ये सिर्फ एक जनरल पब्लिक की परसेप्शन है। अगर हकायक की तरफ देखा जाए, अगर इकोनॉमी की सिचुएशन की तरफ देखा जाए, तो ये अब मुमकिन ही नहीं है पाकिस्तान के हालात को बड़े सामने रखते हुए। महत्वपूर्ण टिप्पणी की है राणा लियो साहब ने। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान में जो आग लगी है वो पेट्रोल के कारण लगी है, महंगाई के कारण लगी है। पर महंगाई या पेट्रोल की आग के चलते पूरा मुल्क झुलस रहा है। दिक्कत इस बात की है कि वहां पर वहां के नेता, वहां की सेना देश की चुनौतियों का साझा रूप से सामना करने के स्थान पर एक दूसरे का सामना करने में मशगूल है। नतीजा यह है कि पाकिस्तान के सूरत हाल और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। अगर समय रहते पाकिस्तान के राजनेताओं ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़कर देश के लिए सोचना शुरू नहीं किया, तो इमरान खान का दावा टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगा मुल्क शायद सही भी साबित हो जाए। भारत इस टुकड़े टुकड़े कराने के पक्ष में नहीं होगा, पर फिर भी पाकिस्तान अपने आप को बचा पाएगा, ये संदेह पैदा होने लगा है। और ये संदेह पैदा होने का कारण ये है कि वहां हुकूमत में बैठे हुए लोग या हुकूमत से बाहर बैठे हुए लोग देश से पहले अपने विषय में सोच रहे हैं। और जब वो अपने विषय में सोचेंगे तो देश के लिए कोई सोचने वाला नहीं होगा, और देश के लिए कोई सोचने वाला नहीं होगा तो देश कहां से रहेगा। पाकिस्तान वाकई सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। हमारी शुभकामनाएं पाकिस्तान के साथ है। जैसे भी हो, वो देश और उस देश के लोग अपने आप को बचा पाने में कामयाब हों और पड़ोसी के महत्व को समझें और भारत से बेहतर रिश्ते करने की कोशिश करें। श्रीलंका के लिए हमारे हाथ उठे थे, पर पाकिस्तान के संदर्भ में अगर हाथ नहीं उठ रहे हैं तो इस पर पाकिस्तान को विचार करना चाहिए। आप दोनों मेहमानों को धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय अब आज के शेर का। तो हमारा आज का शेर पाकिस्तान के हालात को लेकर, पाकिस्तान के राजनेताओं को लेकर, पाकिस्तान की सेना को लेकर है बड़ा सख्त, पर उससे बेहतर हमें मिला नहीं। तो बहुत माफ़ी के साथ पाकिस्तान की जनता के साथ हम इस शेर को साझा करते हैं। ये शेर कहता है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। शौक बहराइची ने जब ये शेर लिखा था तो क्या पाकिस्तान को ध्यान में लेकर लिखा था? ये विचार का विषय है। और पाकिस्तान में जो हालात हैं उन पर ये शेर मुफीद है। वहाँ के राजनेताओं को इस शेर से सबक लेना चाहिए और अपने आप को आने वाले समय के लिए एक समझदारी का परिचय देना चाहिए। इस अपेक्षा के साथ अब मुझे दीजिए, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए साथ बढ़ो।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल। घुटना